जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे चैनल SR एजुकेशन पर। जैसा कि हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास अब तक पढ़ चुके हैं और आज देखते हैं उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास क्या है। तो इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन काल से वर्तमान समय तक उत्तर प्रदेश देश की राजनीतिक व शासन का सदैव ही केंद्र बना था, केंद्र बना रहा। शुरू से ही प्राचीन काल से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश देखा जाए तो देश का राजनीतिक व शासन का सदैव केंद्र बना रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई थी, उसकी भी नजर यहाँ आधिपत्य स्थापित करने का था। यानी कि वो लोग भी धीरे धीरे यहाँ अपना स्थापित जमाना चाहते थे और कंपनी द्वारा 1836 में आगरा प्रेसिडेंसी के नाम से चौथा प्रेसिडेंसी आगरा के नाम से स्थापित की गई थी। आगे इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत का नाम दिया गया। जब चौथी प्रेसिडेंसी यहाँ बनाई गई, उसके बाद यहाँ ये उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। कंपनी ने अपने साम्राज्यवादी प्रसार क्रम में 1856, याद करिए, अभी 57 में क्रांति होने वाली है। 1857 में बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है और ये बात कर रहे हैं 1856 की। तो 1856 ईस्वी में अवध पर कुशासन के आरोप में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। जो अवध प्रांत था, वहाँ का जो नवाब था, जो राजा था, उसके ऊपर कुशासन का आरोप लगा दिया गया था और उसके राज्य को अपने साम्राज्य में विलय कर लिया था। ये ब्रिटिश वाले अपने साम्राज्य में विलय कर लिए थे। लेकिन ब्रिटिश शासन की शोषण परक नीतियां, अब ब्रिटिश शासन की जो शोषण परक नीति थी, उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया भी स्वाभाविक थी। अब जो शोषण कर रहे हैं उसके प्रति विरुद्ध प्रतिक्रिया भी स्वाभाविक थी। तो इसीलिए 1857 की क्रांति हुई थी। ये 1857 ईस्वी का महान विद्रोह इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जब ये लोग शोषण करना शुरू कर दिए तो ये लोग भी 1857 में क्रांति कर दिए थे। 1857 का विद्रोह देख लेते हैं कहाँ से हुआ था। तो 1857 का विद्रोह, इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी के सैनिकों के विद्रोह से हुई थी। जैसा कि हम लोग मेरठ ऊपर की तरफ पढ़े थे, उत्तर प्रदेश में उत्तर की तरफ मेरठ देखे थे, सहारनपुर के नीचे मेरठपुर हमको मिला था। तो सबसे पहले मेरठ छावनी से ही सैनिकों ने विद्रोह शुरू किया था। 1857 को इन सैनिकों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, जिस पर अंग्रेजों का कब्जा था, उस पर सैनिकों ने अपना कब्जा जमा लिया। और इस विद्रोह का तत्काल कारण क्या था? तुरंत कारण, कुछ तो कारण होना चाहिए। अब विद्रोह हो रहा है, विद्रोह का कुछ कारण तो होगा ही होगा। तो विद्रोह का कारण, तत्कालीन कारण था कारतूसों में, जो उनको कारतूस दिया गया था, सैनिकों को जो कारतूस चलाने के लिए दिया गया था, तो कारतूसों में सूअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया था। कारतूस में सूअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया था। बताया जा रहा था कि इस कारतूस में जो उन लोगों को चलाने के लिए दिया गया है, जो बंदूकें चलाने के लिए दिया गया है, उसमें गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी लगी हुई है। लेकिन इस व्यापक विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजों की हड़प नीति और आर्थिक शोषण था। ये तो सिर्फ तत्कालीन कारण था, लेकिन तत्कालीन कारण ये बताया जा रहा था कि सूअर और
गाय की चर्बी। अब पहले से ही ये लोग विद्रोह को जन्म दे चुके थे। विद्रोह का जन्म का कारण क्या था? ये लोग विलय नीति अपनाए थे। जब विलय नीति अपनाए थे तो एक एक करके सभी राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला रहे थे, और वहीं से लोग गुस्से, मतलब उनके अंदर गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। और यहाँ विद्रोह का तत्कालीन कारण बन गया कारतूस। कारतूस जो सैनिक छावनी में दिया गया, तो कारतूसों में अफवाह, मतलब सैनिक छावनी में अफवाह फैल गई कि कारतूसों में सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया है। लेकिन इस व्यापक विद्रोह का मूल कारण क्या था? हड़प नीति, आर्थिक शोषण। दिल्ली पर, अब देखिए दिल्ली पर कब्जा किसका है? तो सैनिकों का दिल्ली पर कब्जा है। तो दिल्ली पर कब्जे के 1 महीने के अंदर ही विद्रोह उत्तर प्रदेश के लगभग सभी केंद्रों, दिल्ली पर कब्जे के 1 महीने जैसे आज दिल्ली पर कब्जा किए, तो 1 महीने बाद, 1 महीने के अंदर ही 1 महीने के अंदर ही उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में, यानी कि लगभग बड़े बड़े केंद्रों में ये फैल गया, विद्रोह फैल गया। जैसे कानपुर, बड़े बड़े शहर कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, बरेली, झांसी तक ये फैल गया। लखनऊ, अब देखो लखनऊ यहाँ दिया गया है केंद्र, और ये है नेतृत्व करता है, कहाँ केंद्र है और उसका नेतृत्व कौन कर रहा है। तो जैसे यहाँ दिया गया है लखनऊ, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, ये नेतृत्व कर रही थी। कानपुर से साहब नाना साहब थे, मुख्य संचालन का काम तात्या टोपे कर रहे थे, बाकी नेतृत्व करता नाना साहब थे। झांसी से लक्ष्मीबाई तो थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। बरेली से खान बहादुर खान थे, इलाहाबाद से लियाकत अली थे, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्लाह शाह थे, कालपी से तात्या टोपे थे, मथुरा से देवी सिंह थे। देवी सिंह के बाद यहाँ बचा था आपका मेरठ से कदम सिंह थे। बड़ौद परगना जो इस समय बागपत जिला में है, वहां से शाहमल थे। गोरखपुर से गजाधर थे। तो इतनी जगह से ये था केंद्र और नेतृत्व करता। सबसे पहले हम लखनऊ को देख लेते हैं। यहाँ से किसका नेतृत्व, कौन नेतृत्व कर रहा है लखनऊ का? तो बेगम हजरत महल। तो यहाँ बेगम हजरत महल ने अपने बेटे अपने बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा बेटा नवाब है, आने वाले समय में ये राजकाज यही संभालेगा, नवाब घोषित कर दिया। एक लंबे संघर्ष के बाद 1858 आया। अब 57 में क्रांति हुई थी, तो 1858 आएगा। 1858 आया, तो 1858 में कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट, ये अंग्रेज है, कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया। ठीक है, पुनः कब्जा कर लिया। बेगम हजरत महल पलायन कर नेपाल चली गई। कहाँ चली गई? नेपाल चली गई, जो कि उत्तर प्रदेश के ऊपर, एकदम ऊपर ही है नेपाल। तो पलायन करके बेगम हजरत महल नेपाल चली गई थी लखनऊ से। और देख लेते हैं कानपुर से कौन नेतृत्व कर रहा? तो नाना साहब, मुख्य संचालन का काम तात्या टोपे। तो यहाँ का अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय का ही पुत्र नाना साहब थे। नाना साहब को विद्रोहियों ने कमान सौंपी। विद्रोहियों ने नाना साहब को कमान सौंपी। तात्या टोपे वास्तविक नाम इनका रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो इनके नेतृत्व में ग्वालियर रेजिमेंट के विद्रोही सैनिकों ने कानपुर पर भी कब्जा कर लिया था। लेकिन दिसंबर 1857, एकदम लास्ट आते 1857 में सर कोलिन कैंपबेल ने कानपुर पर पुनः अधिकार कर लिया, फिर से अधिकार कर लिया।
और देखिए कानपुर पर विद्रोहियों का अधिकार होने के बाद बंदी अंग्रेज, जब कानपुर पर विद्रोहियों का अधिकार हो गया था तो बंदी जो अंग्रेज स्त्रियां थी और बच्चों की हत्या करने के लिए कौन उसका उकसा रहा था। यानी जब इन लोगों का अधिकार हो गया, सैनिकों का अधिकार हो गया, विद्रोहियों का अधिकार हो गया, तो जो अंग्रेज स्त्रियां थी वो उनके बच्चे थे, उनकी हत्या के लिए उकसाने वाली महिला अजीजन बेगम थी। अजीजन बेगम कह रही थी कि अंग्रेज स्त्रियों और बच्चों को की हत्या कर दी जाए। अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे, तो नाना साहब के सलाहकार अजीमुल्ला खां थे। अब देख लेते हैं झांसी। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई झांसी में विद्रोह की कमान संभाली। वस्तुतः लॉर्ड डलहौजी ने यही तो विलय की नीति अपनाया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने विलय की नीति के तहत इनके राज्य को छीन लिया था। इनके बेटे को कह रहा था कि दत्तक पुत्र था दामोदर दास, तो अपनी विलय नीति के तहत इनके राज्य को छीन लिया था। एक दुरूह संघर्ष के बाद ही बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था। दुरूह संघर्ष के बाद अप्रैल 1858 में सर ह्यूरोज भी डरता था झांसी की रानी से, तो सर ह्यूरोज ने झांसी पर पुनः कब्जा करने के लिए आया था, लेकिन असफल रहा। तो फिर से 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जब हुई 17 जून 1858 को जब रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई, तो दुर्जेय शत्रु के बारे में, दुर्जेय जिसे कभी कोई पराजित नहीं कर पाया था, अपना दुर्जेय शत्रु के बारे में सर ह्यूरोज ने कहा था कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। अब आगे हम लोग पढ़ लेते हैं उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्थिति व भौतिक संरचना क्या है। तो देखिए उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्थिति और भौतिक संरचना। तो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, जैसा कि हम लोग अगर उत्तर प्रदेश का मैप देखें तो उत्तर प्रदेश का मैप कुछ इस तरह से है, नीचे ऐसे निकला हुआ है, इधर भी निकला हुआ है, कुछ इस तरह से है यूपी का मैप। तो भारत के उत्तर में अवस्थित उत्तर प्रदेश राज्य गंगा के मैदान का एक उपजाऊ क्षेत्र है। यह उत्तर हिमालय की तलहटी में है, ऊपर उत्तर हिमालय है, हिमालय पर्वत है और उसकी तलहटी में ये क्षेत्र है, उपजाऊ होगा। यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकल रही हैं, तो नदी अपने साथ साथ जलोढ़ मिट्टी जो गाद लाती है इन्हीं मैदानों पर बिछा देती है, तो ये मैदानी क्षेत्र हो जाते हैं। और दक्षिण में आप मध्य प्रदेश को देखेंगे तो दक्षिण में ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत हैं, तो विंध्य श्रेणियों को छूता है। दक्षिण में दक्षिण वाला भाग विंध्य श्रेणियों को छूता है। उत्तर प्रदेश की भू आकृति को सामान्यतः गंगा के मध्यवर्ती मैदान एवं दक्षिणी उच्च भूमि के रूप में विभाजित किया जाता है। दक्षिणी उच्च भूमि यानी दक्षिण का पठार उच्च भूमि है, तो 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। इस मैप को 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है ऐसे करके। एक प्रायद्वीपीय पठार हो गया, यानी कि दक्षिणी उच्च भूमि के रूप में, दक्षिण का उच्च भूमि हो गया, ऊपर मैदानी क्षेत्र है, ऊपर मैदानी क्षेत्र है, नीचे दक्षिण का उच्च भूमि है। तो 2 तरह से इसको डिवाइडेशन कर दिया गया, भूमि के रूप में विभाजित किए गए। उत्तर प्रदेश के मैदान, पर्वत, पहाड़ एवं पठार का महत्वपूर्ण स्थान है। जो उत्तर प्रदेश में मैदान है, मैदान का तो अपना अलग ही स्थान है, तो मैदान, पर्वत, पहाड़, पठार
सभी का अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण स्थान है। इनमें सर्वाधिक मैदानी का है, सबसे ज्यादा योगदान मैदानों का है। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में पर्वत पहाड़ स्थित हैं। उत्तर पूर्वी भाग में पर्वत या पहाड़ स्थित हैं। इधर नेपाल पूरी तरह से पहाड़ी एरिया, तो उत्तर पूर्व ऊपर जाकर मिल रहा है, तो पहाड़ से जाहिर सी बात है पहाड़ वहां पाया ही जाएगा। तो स्थिति एवं विस्तार देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का, स्थिति और विस्तार। तो उत्तर प्रदेश 23 डिग्री 52 उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 उत्तरी अक्षांश, जो ये रेखाएं होती हैं ये अक्षांश होती हैं, ये देशांतर होती हैं। जो ये रेखाएं होती हैं देशांतर होती हैं और ये वाली रेखाएं अक्षांश रेखा होती हैं। तो अपना उत्तर प्रदेश कर्क रेखा के ऊपर है। कर्क रेखा पर ऊपर स्थित होने के कारण यह इसका उत्तरी विस्तार क्या है, तो 23 डिग्री 52 मिनट। यहाँ से यहाँ तक 31 डिग्री 28 मिनट। उत्तरी विस्तार क्या है, तो 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट तक। और इसका अक्षांशी विस्तार क्या है, ये तो देशांतरी विस्तार हो गया। अब अक्षांशी विस्तार क्या है, अक्षांशी विस्तार इसका है 77 डिग्री 51 मिनट से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट। इसका 77 डिग्री 51 मिनट 84 डिग्री 38 मिनट। इधर 31 डिग्री 28 मिनट, तो इधर 23 डिग्री 52 मिनट। पूर्वी देशांतर में 84 डिग्री 38 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अब देखिए इसका कुछ क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो यूपी का कुल क्षेत्रफल, मान लीजिए यूपी है, तो इसका इस तरह से अगर डिवाइडेशन किया जाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका क्षेत्रफल देखा जाए, तो इसका कुल मिलाकर क्षेत्रफल 650 किलोमीटर है। और ऊपर दक्षिण उत्तर दक्षिण देखा जाए तो 240 किलोमीटर है। 240 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम 650 किलोमीटर। और पूरा विस्तार देख लीजिए जाए, क्षेत्रफल कितना है, पूरा कितना क्षेत्रफल है यूपी में, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कुल क्षेत्र का, जितने भी क्षेत्र हैं भारत के कुल क्षेत्र का 7.33% भूमि सिर्फ उत्तर प्रदेश के पास है। और आगे देख लेते हैं भारत की मानक यमयोत्तर, जो भारत की यमयोत्तर मानक रेखा खींचा गया है, वो भी 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के नैनी इलाहाबाद से होकर गुजरती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राजस्थान, अपना यूपी राजस्थान पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे है आपका मध्य प्रदेश एमपी। तीसरे नंबर पे आपका आएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आपका यूपी आ जाता है। यूपी क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पे है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद यूपी है। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं प्रदेश की सीमा। ये तो हम पहले ही बता चुके, प्रदेश की सीमा कुल मिलाकर 9 राज्यों से लगती है, जिनमें से 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश हैं। वो 8 राज्य कौन कौन से थे, तो वो 8 राज्य हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ये इधर रहा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश अगर ऐसे उत्तर प्रदेश है, तो नेपाल के साथ जस्ट ऊपर इसके नेपाल है।
तो ये अपना अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे साझा कर रहा है? तो नेपाल एक देश है, तो उत्तर प्रदेश एक अपना राज्य है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है नेपाल के साथ। राज्य के उत्तर में नेपाल तथा उत्तराखंड। उत्तराखंड किधर होगा? उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में इधर आपका उत्तराखंड हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश ऊपर, पश्चिम में हरियाणा, पश्चिम ये होगा इस साइड, इधर हरियाणा है, दिल्ली भी इधर ही है, राजस्थान इधर ही है, दक्षिण में मध्य प्रदेश है, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ है, पूर्व में बिहार है, बिहार एवं झारखंड पड़ेगा। एक बार हम फिर से याद करते हैं। यूपी के उत्तर में दक्षिण है, नेपाल है, तथा उत्तराखंड, नेपाल और उत्तराखंड है। नेपाल जो देश है और उत्तराखंड राज्य है। तो नेपाल और उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, पश्चिम में दक्षिण में मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ तथा पूर्व में बिहार एवं झारखंड है। तो देख लेते हैं अब आगे। यहाँ दिया हुआ है उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों से जुड़े जिले। इधर सीमावर्ती राज्य है, इधर संख्या है, इधर जिला है। तो हिमाचल प्रदेश एक जिले से जुड़ा है, सहारनपुर। उत्तराखंड 7 जिलों से अपनी सीमा बनाता है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। एक बार फिर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं हरियाणा। तो हरियाणा 6 जिलों से अपनी सीमा बनाता है, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। सहारनपुर, शामली, बागपत, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट दिल्ली। तो दिल्ली 2 जिलों से अपनी सीमा बनाता है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। राजस्थान, आगरा, मथुरा, ये भी 2 जिलों से अपनी सीमा बनाता है, आगरा और मथुरा। मध्य प्रदेश तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश बनाता है, 11 जिलों से अपनी सीमा बनाता है। 11 जिले आगरा, इटावा, जालौन, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र। आगरा, इटावा, जालौन, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र। छत्तीसगढ़ 1 जिले से अपनी सीमा बना रहा है, सोनभद्र। झारखंड 1 जिले से, सोनभद्र। बिहार 7 जिले हैं, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश का है, फिर उत्तराखंड बिहार का है। देखिए 7 जिले कौन कौन से हैं, सोनभद्र है, चंदौली, गाजीपुर, बलिया। सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। और देख लेते हैं, यहाँ दिया है उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे राज्य और उनके जिले। राज्य और उनके जिले, जैसे उत्तराखंड राज्य सीमावर्ती है, तो इसके जिले 5 जिले यूपी से लगते हैं। पहला है देहरादून, दूसरा हरिद्वार, तीसरा पौड़ी, चौथा नैनीताल, पांचवा उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर। हिमाचल प्रदेश का एक जिला लगता है, सीमापुर। हिमाचल प्रदेश का है एक जिला, सीमापुर। आप इसको बाई मैप याद करने की कोशिश करिएगा, बाई मैप याद करिएगा तो ज़्यादा अच्छे से याद होगा। जैसे
हिमाचल प्रदेश के सामने देखिएगा तो उससे सटा हुआ जिला आपको सहारनपुर दिख जाएगा। उत्तराखंड में आगे जाइएगा तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, सारा उत्तराखंड के इर्द गिर्द मिल जाएगा। हरियाणा में सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, और दिल्ली में गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर मिलेगा। राजस्थान में आगरा, मथुरा, मध्य प्रदेश में आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र। इसी तरह छत्तीसगढ़ में सोनभद्र, झारखंड में सोनभद्र, बिहार में सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर। गाजीपुर के बाद आपका आ जाएगा बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। इस तरह से हमारे सभी ज़िले हो गए। और कौन कौन सा ज़िला लगा था राज्य से, भारत का कौन कौन सा ज़िला पड़ोसी राज्य से सटे हुए थे और सीमावर्ती राज्य। इधर संख्या, इधर ज़िला दिया था तो उत्तराखंड से 5 ज़िला था, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर। और हिमाचल प्रदेश से 1 ज़िला था, सीमापुर। अब आगे है आपका उत्तर प्रदेश जलवायु एवं मृदा। तो उत्तर प्रदेश का जलवायु और मृदा हम अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के ये वाला यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़।